नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने यमुना की आरती और घाट निर्माण का किया शिलान्यास। एडीडीए करेगा 14 करोड़ में निर्माण, घाट पर होगी यमुना की आरती। लोहाघाट में मनाया गया महाराज दिवस। पूर्व सैनिक और वीर नारियों ने धूमधाम से किया कार्यक्रम आयोजित। 1965 के भारत पाक युद्ध में सेना की 9 कुमाऊं रेजिमेंट के हैं प्रतीक। देहरादून में एसटीएफ की कार्रवाई। 3 वन्य जीव तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 बाघ की खाल और बाघ की हड्डियां की जब्त। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। गंगोत्री में धूमधाम से मनाया गया उत्सव। बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी रही धूम। पांच दिन बंद रहेगी केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा। दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में बुक किए गए हेलीकॉप्टर 7 से 11 सितंबर तक नहीं होगा संचालन। रुक करते हैं खबरों की ओर। यमुना की आरती और घाट निर्माण का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। शिलान्यास देहरादून के कालसी में घाट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने घाट पर जाकर पूजन भी किया। अब इस घाट से मां यमुना की आरती होगी। नमामि गंगे और MDDA इसका निर्माण करेगा। लगभग 14.5 करोड़ का इसमें निर्माण किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल आज पूरा हो गया है। इस मौके पर पार्टी ने देश के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने भारत को तोड़ने का काम किया है और आज वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाना का कहना है कि बीजेपी को इस तरीके की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये पार्टी का मामला है और ये देश का विषय है। जिन लोगों ने समय समय पर भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, भारत को तोड़ने का प्रयास किया, आज वो दिखावे में और मजबूरी में भारत जोड़ो का नाटक कर रहे हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है, वो किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसका सेलिब्रेशन करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग खुद कन्फ्यूजन है, उनका कन्फ्यूजन बना रहना चाहिए और उनको जमीनी स्तर पर कहीं पर भी कार्य करते हुए आप देख नहीं रहे होंगे। चुनाव के समय जरूर दिखाई देते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होकर गठबंधन बनाने की भी बात करते हैं। जिन लोगों को भारत के नाम से एलर्जी है कि भारत नाम क्यों रखा जा रहा है, तो वो क्या भारत जोड़ने की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी पार्टी का मैटर है, हमारे देश का विषय है, हम इसको उठाएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी को ये बताया ना, जब से देश आजाद हुआ इसको भारत के रूप में भी जाना जाता है और इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। और हम सौभाग्यशाली उत्तराखंड के लोग कि भरत जो हमारे राजकुमार थे, जिनके नाम पर भारत नाम पड़ा, वो हमारे ही कोटद्वार में कर्णाश्रम में पैदा हुए। और मैंने तो हमेशा भारत गणराज्य लिखा हुआ या इंडिया लिखा हुआ पढ़ा, लेकिन आज जो है क्योंकि एक गठबंधन का नाम इंडिया हो गया तो मोदी और बीजेपी के पेट में बड़ा दर्द है। वो कहते हैं कि जब भारत होगा इंडिया होगा ही नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा उत्तराखंड के विकास कार्यों को बढ़ाने का पूरा योगदान रहता है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि ये नाकाफी है। आपदा और अन्य कारणों की वजह से उत्तराखंड का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विशेष कृपा उत्तराखंड राज्य पर रही है। वो हमेशा उत्तराखंड राज्य को तवज्जो देते हैं और यहाँ के विकास कार्यों को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान उनका रहता है। अभी
उनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को 1164 करोड़ रुपए का जो पूर्व में जो धनराशि थी उसको अलॉटमेंट किया गया है औद्योगिक पैकेज के लिए, जो 17 और 21 में 22 में जो औद्योगिक पैकेज के लिए राज्यों में काम हुआ है, नए उद्योग पंजीकरण हुए हैं, उनका स्थापन का काम हुआ है, इन सारे विषयों को लेकर 1164 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। ये देखिए बहुत नाकाफी है, इतने पैसे से कुछ नहीं होता। खाली जलागम में 1200 करोड़ रुपए से ऊपर आया है और ये रकम बहुत काफी नहीं है। इस समय आपदा की वजह से, अन्य कारणों से उत्तराखंड का पूरा सिस्टम बिगड़ाया हुआ है और इतनी रकम से तो मुंह की खाज भी नहीं हटेगी। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की मंशा और मंत्रियों पर होमवर्क न करने के विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा विधानसभा सत्र को अधिक दिन चलने की नहीं रही है, लेकिन विपक्ष के दबाव के चलते सत्र निर्धारित अवधि यानी कि 8 सितंबर तक चलाया जा रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो है वो सीनियर व्यक्ति है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करूंगा, ना ही विपक्ष के ऊपर करूंगा। लेकिन कल भी अगर आपने सत्र देखा होगा, हम सब सत्र में थे, जो भी सवाल मंत्रीगण से पूछे गए, मंत्रियों ने उसका सवाल दिया है। अब अगर विपक्ष ये मन बना के ही आएगा कि जो भी हमको जवाब मिलेगा उसको हम नहीं मानेंगे, तो वो उनकी मानसिकता है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। जो सदन की अवधि है वो बहुत कम है और राज्य के अंदर बहुत बड़े बड़े विषय हैं उनको सदन में कांग्रेस उठाना चाहती है। अवधि कम होने की वजह से हम तमाम विषयों को नहीं उठा पाए, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास और कोशिश रहेगी हम सदन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नकाल में आपने स्वतः देखा होगा कि मंत्रियों का कोई होमवर्क नहीं था, प्रश्नों का जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाए, वो इस सरकार की है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी रणनीति के बूते बेहतर परिणाम की आस लगाए हुए हैं। दोनों पार्टियां की नजर 8 सितंबर को मतगणना पर टिकी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि बागेश्वर का चुनाव उत्तराखंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम धामी द्वारा राज्य में जन कल्याण, लोक कल्याण, विकास कार्य किए गए हैं, साथ ही कानून भी बनाए गए हैं। इन सब पर जनता की मुहर लगनी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने भी दावा किया है कि अगर घपला नहीं हुआ होगा तो कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव जीत रही है। बागेश्वर का चुनाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है उत्तराखंड राज्य के लिए। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य में जन कल्याण, लोक कल्याण के काम किए गए हैं, जो विकास कार्य किए हैं, जो उन्होंने राज्य में नए कानून बनाए हैं और जो केंद्र की योजनाएं राज्य में फलीभूत हो रही हैं, इन सब पर जनता की मोहर लगनी है। हम इस चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। हमारी सरकार ने अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो विकास काम किए हैं और संगठन के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने जो मेहनत करी है, उस मेहनत का परिणाम कल आने वाला है। हम उत्साहित भी हैं और आशावान हैं कि बागेश्वर की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान करेगी। हम जीतेंगे। अगर घोटाला नहीं हुआ होगा, कोई घपला नहीं हुआ होगा तो निश्चित ही जीतेंगे, क्योंकि 10 नंबर बूथ में जिस तरीके की खबरें आई हैं कि सबसे स्ट्रांग रूम से सबसे नजदीक का जो मशीन है वो सबसे लेट पहुंची है, जबकि 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर की मशीनें पहुंच चुकी थी, लेकिन 8 बजे रात तक सबसे नजदीकी केंद्र की मशीन नहीं पहुंची थी। और वो क्योंकि संवेदनशील है, वहाँ सबसे ज्यादा बसंत कुमार का वोटर रहता है, तो मुझे लगता है कहीं गड़बड़ हुई होगी। अगर इस तरह की और जगह भी गड़बड़ हुई हो तो कुछ रिजल्ट अलग हो सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ लोग परिवर्तन चाह रहे थे और मैं लगातार 11 तारीख से 4 तारीख तक वहाँ बना हुआ था, तो मेरे को तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहीं उत्तराखंड में डेंगू के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को सदन में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने साफ कर दिया कि आने वाले कुछ दिनों में डेंगू के मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। साथ ही डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए सरकार के पास धन की कमी नहीं है। डेंगू का सबसे ज्यादा कहर देहरादून में देखने को मिल रहा है। बुधवार को जिले में 4 मौतें और 21 नए डेंगू के मरीज मिले हैं, जबकि अब तक 564 मरीज प्रकाश में आ चुके हैं। 12 सितंबर 2021 को 564 मरीज प्रकाश में आए हैं। 564 मरीजों में से 21 नए डेंगू के मरीज मिले हैं, जबकि अब तक 564 मरीज प्रकाश में आ चुके हैं। 564 मरीजों में से 21 नए डेंगू के मरीज प्रकाश में आ चुके हैं। 564 मरीजों में से 21 नए डेंगू के मरीज प्रकाश में आ चुके हैं। 564 मरीजों में से 21 नए डेंगू के मरीज प्रकाश में आ चुके हैं। 564 मरीजों में से 21 नए डेंगू के मरीज प्रकाश में आ चुके हैं। 564 मरीजों में से 21 नए डेंगू के मरीज प्रकाश में आ चुके हैं। 564 मरीजों में से 21 नए डेंगू के मरीज प्रकाश में आ चुके हैं। 564 मरीजों में से 21 नए डेंगू के मरीज प्रकाश में आ चुके हैं। 564 मरीजों में से 21 नए डेंगू के मरीज प्रकाश में आ चुके हैं। 564 मरीजो
में भी जाना है तो आयुष्मान में हम उसको कवर कर सकते हैं। तो अब हो सकता है कि 10 करोड़ की जरूरत पड़े, हो सकता है कि 20 करोड़ भी लग जाए, हो सकता है 100 करोड़ तक का इलाज चले जाए। तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इतने में हमारा काम चल जाए। लेकिन हमारे पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में पैसों की कमी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। और अगर कहीं ऐसी बात होगी तो आप मुझसे भी कह सकते हैं, टोल फ्री नंबर भी हमने जारी कर रखा है। लेकिन ये तय है कि अभी डेंगू के मरीज और बढ़े, मैं पूरे सदन में कह रहा हूं, क्योंकि ये पूरे 3 साल में हर 3 साल में इसकी एक चेन है, उस पर बहुत टाइम लगेगा बोलने में। लेकिन डेंगू के मरीजों की संख्या अभी और बढ़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन सरकार के द्वारा पूरे व्यवस्था की गई है, कहीं किसी मरीज को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैं सदन में जितने भी हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अभी हम 700 ब्लड डोनेशन के कैंप लगा रहे हैं और ब्लड डोनेशन में भी लोग जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अभी 3 दिन ब्लड डोनेशन हुए हैं, लगभग 1100 लोगों ने ब्लड जो है दिया है लोगों को। सन 1965 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की 9 कुमाऊं रेजिमेंट के शौर्य के प्रतीक महाराज के दिवस को लोहाघाट के सैनिक विश्राम गृह में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने धूमधाम से मनाया। 9 कुमाऊं के पूर्व सूबेदार ललित सिंह अधिकारी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में 9 कुमाऊं की इस वीर गाथा को याद कर इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए वीर नारियों और युद्ध में शामिल हुए जवानों को सम्मानित किया गया। धारचूला से अगस्त में हमें लड़ाई के लिए वापस पश्चिमी बॉर्डर पर भेजा गया। 7 सितंबर को हम उससे पहले हम लोग माधोपुरा में पठानकोट के आगे माधोपुरा पहुंचकर 2 दिन का रेस्ट किया और वहाँ पर अपना पूरी लड़ाई की तैयारी करी। उसके बाद हमें 7 सितंबर के दिन लड़ाई की मुक्त करने का आदेश मिला और 7 सितंबर के दिन में हमने किया और रात को 12 बजे के आसपास हमने महाराज के में कब्जा किया। महाराज के में कब्जा करने के दौरान हमारे 3-4 सैनिक एक्सपायर हुए और कई सैनिक घायल हुए। रात में ही हमने फिर कब्जा करने के बाद महाराज के गांव में ही अपना डिफेंस किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चंपावत टनकपुर तहसील के छानी घोट में इन दिनों जंगली हाथियों के द्वारा आए दिन ग्रामीण किसानों की फसलों का नुकसान किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार वन विभाग के अधिकारियों से गाँव की रक्षा हेतु सोलर फेंसिंग लगाने की गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक वन विभाग द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। 3 दिन हो गए लगातार आ रहा है। इसने कम से कम 1 एकड़ धान की फसल खराब कर दी है और भगाने में भी ये पीछे पड़ रहा है। कल रात भर इसने यहाँ धान की फसल सब खा दी है, बहुत नुकसान हो गया है। वन विभाग से कई बार कहने पर भी उन्हें तार फेंसिंग नहीं की जा रही है, जिससे हमारे ग्रामीणों में बहुत रोष है। तो शीघ्र से शीघ्र इसका मुआवजा और तार फेंसिंग करने की हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं। चीनी अनुभाग में हमारे हाथियों के आवागमन की जानकारी मिली। इसमें जिस हेतु मतलब वन क्षेत्र अधिकारी खटीमा को नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त क्षेत्र में पूर्व में भी हाथी खाई इत्यादि खोदकर हाथियों से जनमानस की सुरक्षा हेतु प्रयास किए गए हैं, जिस हेतु भविष्य में जो भी यदि कोई ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यह क्षेत्र चूँकि हाथियों के आवागमन का पुराना क्षेत्र एक कॉरिडोर के रूप में भी है, जिसमें मतलब यह भी इसमें जो मार्ग जो उनका अवरुद्ध हो गया है उसके कारणों का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि
यदि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण या कोई अवरोध जिससे मार्ग बाधित हो रहा है, जिस कारण ये आबादी की तरफ रुख कर रहे हैं, यदि पाया जाता तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। देहरादून सीओ एसडीएफ सुमित गांधी ने के नेतृत्व में उत्तराखंड एसडीएफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली और तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर टाडा की संयुक्त टीम द्वारा 3 शातिर वन्यजीव तस्करों को बाजपुर से गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 2 टाइगर की खाल और करीब 35 किलो बाघ की हड्डी बरामद की है। गिरफ्तार तस्कर जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले और लंबे समय से वन्यजीव अंगों की तस्करी में लिए थे। हमारी बाकी क्राइम्स के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है उसके लिए भी लगातार कार्रवाई करती रहती है और जो प्रमुख वन्यजीव तस्कर हैं उन पर निगरानी भी रखती है और अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की जाती है तो उसको भी रोका जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। कुछ दिन पूर्व ही लगभग 1.5 महीने पूर्व हमने एक टाइगर स्किन बरामद की थी उधम सिंह नगर से और उसी क्रम में उसमें आगे लीड पर काम करते हुए कल शाम को बाजपुर उधम सिंह नगर से 2 टाइगर स्किन बरामद की गई हैं और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों तस्कर जसपुर उधम सिंह नगर के रहने वाले थे। ये लोग कल एक ट्रक में 2 टाइगर स्किन लेकर जा रहे थे। स्किन के साथ साथ कुछ टाइगर की जो बोन्स हैं लगभग 35 किलोग्राम हड्डियां बरामद हुई हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। जो पिछली बार गैंग पकड़ा गया था कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड है ये, तो उन लोगों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें केदारनाथ में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर आज से 5 दिन तक दिल्ली और बता दें कि केदारनाथ में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर आज से 5 दिन तक के लिए उड़ान नहीं भर सकेंगे। 7 से 11 सितंबर तक केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा बंद रहेंगी। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की वजह से केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद रहेंगी क्योंकि सभी हेलीकॉप्टर दिल्ली के लिए बुक किए गए हैं। इन 5 दिनों के लिए केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु केवल पैदल मार्ग से ही यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर कंपनियां सेवाएं देती हैं, जिनके माध्यम से बड़ी संख्या में श्रद्धालु फाटा, सिरसी, गुप्तकाशी से केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। पिछले 3 महीने से बरसात की वजह से कुछ कंपनियां अपनी सेवाएं नहीं दे पा रही थी, लेकिन सितंबर महीने में बरसात कम होने की वजह से फिर से कंपनियों ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के जरिए बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन अगले 5 दिन तक ये सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से बंद कर दी जाएंगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पुलिस लाइन में धूम देखने को मिल रही है। पुलिस लाइन चंपावत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का मुख्य अतिथि ज्योति राय, जिला पंचायत अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि नवनीत पांडे, जिला अधिकारी चंपावत और पुलिस अधीक्षक चंपावत देवेंद्र पीचा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। पुलिस लाइन प्रांगण में जनपद के सभी थानों और पुलिस लाइन द्वारा लगाई गई आकर्षक झांकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें मां पूर्णागिरी का दृश्य की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पुलिस लाइन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम को देखने वाली भारी संख्या में पहुंचे पुलिस परिवार और रामजन ने पूरे कार्यक्रम के दौरान रंगारंग कार्यक्रमों का भरपूर आनंद उठाया। विगत 14 वर्षों से लगातार बड़ागांव में सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत अव्वल सिंह नेगी का विदाई समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। विदाई समारोह का आयोजन स्वयं बड़ागांव के स्थानीय ग्रामीणों ने किया। इस दौरान बड़गांव सहित अन्य गांव के स्थानीय ग्रामीण भी इस विदाई समारोह में सम्मिलित रहे। विदाई समारोह के दौरान कई महिलाएं और पुरुष पल भर में भावुक हो गए। छात्र छात्राओं के अभिभावकों का कहना है कि सरस्वती शिशु मंदिर में पिछले 14 सालों में कार्यरत अव्वल सिंह नेगी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और वो काफी व्यवहार कुशल अध्यापक हैं। विदाई समारोह के दौरान अव्वल सिंह नेगी भी काफी भावुक हो गए। बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आए हैं और मुझे आज बहुत ऐसा एहसास हो रहा है कि
इस प्रकार से मैं उसको व्यक्त करूँ, मतलब ऐसी कोई शब्द नहीं है। इस प्रकार से मैं सभी सम्मानित जनता का, समाजवादी बहुजन का, नगरवन समिति का इस प्रकार से संबोधन करूँ। और मुझे कम से कम 14 वर्ष यहाँ पर रहने हैं और इस 14 वर्षों में सहयोग, प्यार, आशीर्वाद गाँव में दिया, इससे मैं आजीवन इसमें रखूँगा। और मैंने बोला था कि भाई मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं जो है बाहर की बात है, मैंने अपने क्षेत्र में। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अब्बास सिंह नेगी जी का सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जो भावपल आप सभी उसके उदाहरण हैं। आपने जो भीड़ देखा, हमारे प्रधानाचार्य मृदुभाषी थे, कर्मठ थे, उनका व्यवहार गांव के प्रति, उन्होंने कभी विद्यालय को अपना विद्यालय नहीं समझा, अपना परिवार समझा। और उसका उदाहरण ये बच्चे हैं, ये अभिभावक, जो भीड़ आपने देखी है। और हम विद्यालय परिवार की ओर से, पूरी गांव की ओर से अपने प्रधानाचार्य जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हल्द्वानी में काठ गोदाम हैडाखान सिमलिया मोटर मार्ग के 1 साल बाद भी नहीं बनाए जाने पर जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि अधिकारियों और नेताओं ने सिर्फ इस मार्ग को निरीक्षण के लिए पिकनिक स्पॉट बनाया है, जबकि 200 गांव को जोड़ने वाला ये मार्ग 1 साल बाद भी नहीं खुल पाया है। केवल वैकल्पिक मार्ग पर यहां की जनता निर्भर है और वो भी बरसात में ज्यादातर बंद रहता है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने कहा कि इस बार ग्रामीण केवल सांत्वना और आश्वासन से नहीं मानने वाले, इस बार अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जेल जाने से भी वो अब नहीं डरेंगे। 14 नवंबर 2022 को सड़क भूदशाओं से कारण टूट गई। तब से लेकर आज तक वहाँ पर सरकार, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, वहाँ के विधायक जी, कमिश्नर कुमाऊं, चीफ इंजीनियर PWD, प्रभारी मंत्री, तत्कालीन जिलाधिकारी, ये सारे लोगों ने उस क्षेत्र को फोटो जोन घोषित कर रखा है। वहाँ पर जाते हैं और फोटो खिंचा के पिकनिक स्पॉट हम कह सकते हैं और आ जाते हैं। आज तक उस सड़क पर ये वन विभाग को भूमि ट्रांसफर नहीं हो पाई कि नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।